हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। सो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। बात करते हैं आज के सेशन के बारे में। आज का सेशन बेसिकली एक प्रैक्टिस सेट है जो कि जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी से रिगार्डिंग है। हमारे जेनेटिक्स से लिंकेज के रिगार्डिंग, सेक्स डिसऑर्डर के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं, उन्हें इंक्लूड किया गया है। बेसिकली जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे क्वेश्चन जो कि हर बार एग्जाम में कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से नोट करते चलेंगे। पूरे सेशन को बहुत ही अच्छे से देखना है आपको, कंसिस्टेंसी के साथ देखना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। सो बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मैंने क्वेश्चंस को लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल वाज नॉट प्रपोज्ड बाय मेंडल। मेंडल ने किसके सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। ये जो नहीं है ना, इसको नोट कर लिया करें, क्योंकि यदि हम यही नहीं देखते हैं ना तो एग्जाम में वही हमारा क्वेश्चन खराब हो जाता है। सबसे पहली बात तो अब बात करते हैं कि मेंडल ने किसके सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। लिंकेज का, सेग्रीगेशन, डोमिनेंस या फिर इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं बेसिकली ये ऑस्ट्रिया के हैं। इन्होंने आनुवांशिकता की खोज की थी सबसे पहले, इसलिए इन्हें आनुवांशिकी का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को ही माना जाता है। इन्होंने क्या किया था, मेंडल ने जो गार्डन पी होती है उस पर एक्सपेरिमेंट किए थे और उनमें इन्होंने पता लगाया था कि इन्होंने 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन किया था। ठीक है, उनको ऑब्जर्व किया अच्छे से। उन्हीं के बेस पर उन्होंने 3 लॉ बनाए। वो लॉ कौन कौन से थे? एक तो था लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और एक था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। यानी कि तीनों ही लॉ जो हैं ये हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रतिपादित किए हैं। लेकिन क्वेश्चन था कि कौन सा नहीं किया, तो लिंकेज नहीं किया है, तो हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सओ क्रोमोजोम एबनॉर्मेलिटी इज, यानी कि जो एक्सओ क्रोमोजोम असामान्यता है ये है क्या बेसिकली। तो जो एक्सओ क्रोमोजोम है ये टर्नर सिंड्रोम है। ये है क्या? टर्नर सिंड्रोम एक मोनोसोमिक डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है, आप ये देखो, सेक्स मतलब कि टोटल क्रोमोजोम कितने होते हैं? 23 पेयर, यानी कि टोटल 46 होते हैं। लेकिन जब टर्नर सिंड्रोम में होता क्या है कि एक गुणसूत्र में कमी आ जाती है। ठीक है, यानी कि जो 45 गुणसूत्र होते हैं वो तो नॉर्मल होते हैं, जो 46 होते हैं उसमें कमी आ जाती है। इनमें होता है 44A प्लस XO, मतलब कि बाकी ये तो ऑटोसोम है ही, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। जो ये वाला नहीं, यहाँ दिक्कत आ जाती है, यानी कि एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। ये कमी जिनमें होती है वो नपुंसक स्त्री होती हैं, जिन्हें हम किन्नर कहते हैं। ठीक है, तो ये टर्नर सिंड्रोम जो है बेसिकली ये दिक्कत होती है कि एक जो क्रोमोसोम है उसकी कमी हो जाती है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ह्यूमंस द सेक्स क्रोमोसोम आर। मनुष्य में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो कौन से हैं? XY हैं, XX हैं, बोथ A एंड B, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ जो है मनुष्य में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, मनुष्य की जो जाति है इसमें स्त्री और पुरुष का जो भेद है वही सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। जो 23वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र है ना, जो 22 पेयर बिल्कुल कॉमन होते हैं जेंट्स में भी और फीमेल में, मतलब कि मेल में भी और फीमेल में भी। लेकिन जो 23वीं जोड़ी के जो गुणसूत्र हैं ये सेक्स क्रोमोसोम निर्धारित करते हैं। माता पिता से जिस संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं वो तो बन जाता है पुत्र, जिसको XX गुणसूत्र मिलते हैं वो बन जाते हैं पुत्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ह्यूमन के जो सेक्स क्रोमोसोम हैं दोनों ही होते हैं, XY भी और XX भी, ये मेल फीमेल देन ये मेल। ठीक है, नेक्स्ट तो हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा सी, बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बेबी इज डिपेंड ऑन, यानी कि मनुष्य में शिशु लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? टाइप ऑफ एग पर, हेल्थ ऑफ मदर पर, एज ऑफ मदर पर, या फिर टाइप ऑफ स्पर्म पर। मनुष्य में जो शिशु का लिंग निर्धारण होता है ना, ये स्पर्म के टाइप पर निर्भर करता है, यानी कि शुक्राणु के प्रकार पर निर्भर करता है। यदि देखो जो अंडाणु है यानी कि ओवम का जो फर्टिलाइजेशन है वो X क्रोमोसोम से हो रहा है, तो अंडाणु का क्या होता है, उसमें ऑलरेडी X क्रोमोसोम है तो XX मिले तो बेबी गर्ल हुई। लेकिन यदि X क्रोमोसोम यानी कि अंडाणु का निषेचन Y क्रोमोसोम से हो रहा है, ये क्या है, एक हमारा अंडाणु, इसका फर्टिलाइजेशन यदि Y क्रोमोसोम से हुआ तो XY हुआ, यानी कि पुत्र निर्धारित होते हैं, फिर पुत्र प्राप्त मतलब कि XY से तो पुत्र ही होगा ना। तो ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ स्पर्म पर, यानी कि स्पर्म के टाइप पर डिपेंड करता है कि जो शिशु का लिंग निर्धारण वो कैसा होगा, बेबी गर्ल होगी तो बेबी बॉय होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आपको कोई क्वायरी हो इस रिगार्डिंग, कोई भी डाउट हो आप तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना ग्रुप, आप वहाँ प्रॉपर क्वेश्चंस की सीरीज चलाई जा रही है, क्विज चलाई जा रहे हैं, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, लाइक करना और शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ये जो जीन्स होते हैं, जीन्स आर मेनली मेड अप ऑफ, जो जीन्स होते हैं ये किस चीज़ से बने हुए होते हैं? जीन्स आर किससे बने हुए होते हैं? डीएनए से, आरएनए से, लिपिड और प्रोटीन से, या फिर सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं? देखो, जो जीन्स होते हैं, जीन्स कहाँ किसे जाता है? जीन्स जो हैं डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को हम जीन्स कहते हैं, जो कि किससे बने होते हैं? जो कि न्यूक्लियोटाइड या फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं। अब होता क्या है कि हर एक न्यूक्लियोटाइड 3 अणु से मिलकर बना होता है। वो 3 अणु कौन से? एक तो है नाइट्रोजन बेस, दूसरा होता है पेंटोज शुगर, और थर्ड है फॉस्फेट। इन 3 न्यूक्लियोटाइड से ये जो हमारा जीन है ये मिलकर बने हुए होते हैं। जीन्स क्या होते हैं? डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को जीन्स के नाम से जाना जाता है। तो बताना इसका राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि जीन्स किससे बने हुए होते हैं? डीएनए से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो एडिनोसिन है ये क्या है? एडिनोसिन इज ये नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक बेस है, राइबोन्यूक्लियोसाइड है, या फिर राइबोन्यूक्लियोटाइड है, या फिर डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड है। एडिनोसिन जो है बेसिकली ये एक राइबोन्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ये राइबो शुगर और एडेनिन नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर बने हुए होते हैं, इसलिए इनको न्यूक्लियोसाइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। बेसिकली होता क्या है कि इनमें एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ तो राइबोन्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो जाता है, यानी कि राइबोन्यूक्लियोसाइड से राइबोन्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा? एक फॉस्फेट का ग्रुप ऐड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉनसेंस कोड क्या है? जो नॉनसेंस कोड होते हैं वो क्या है? नॉनसेंस कोड वंस आर, कौन से होते हैं नॉनसेंस कोड? नाम AUG AAG हैं या UAG, मतलब जो भी है आप प्रोनाउंशिएट कर लेना। तो बेसिकली सी बात यह है कि टोटल जो आनुवंशिक कूट हैं उनमें से 64 कोडॉन होते हैं, जिसमें से कि 3 ऐसे हैं जो कि नॉनसेंस कोडॉन है, या फिर जिनको हम स्टॉप कोडॉन के नाम से जानते हैं। ये ऐसे 3 कोडॉन हैं जो कि किसी भी अमीनो अम्ल को संकेत नहीं देते हैं। देखो, कोडॉन का मतलब ही क्या है? ये संदेश देने का काम करते हैं। 64 कोडॉन है ना, ये टोटल करते क्या है? उनको मतलब कि मैसेज देते हैं अमीनो अम्ल को। लेकिन में से जो 3 हैं ये बिल्कुल बकवास होते हैं। ये हैं कौन कौन से? ट्रिक याद कर लो आप एक। ये होते हैं उग, देखो उआ, और ये नेक्स्ट मतलब कि थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारे यहाँ पे सी, लेकिन मैं एक ट्रिक आपको बता रही हूँ, उग, उगा, उआ। ठीक है, ये हमारा ट्रिक है, तो आप इससे नोट कर लेना। यहाँ से आपके साइड आउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये 3 कोड ऐसे हैं जो कि नॉनसेंस कोड हैं, इनकी स्टॉप कोडॉन्स होते हैं जो कि अमीनो अम्ल को कोई भी मैसेज नहीं देते हैं। तो उग, उआ, उगा के नाम से आप ये ट्रिक भी लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, अगर हमारा जो 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इन ड्रोसोफिला सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड्स ऑन। जो ड्रोसोफिला है इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन किस पर डिपेंड करता है? वाई क्रोमोसोम पर, एक्स क्रोमोसोम पर, ऑटोसोम पर, या फिर एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम दोनों पर ही। ड्रोसोफिला बेसिकली एक मक्खी होती है। उसमें जो है होता क्या है कि इसमें का जो लिंग निर्धारण होता है ना, जैसे ह्यूमंस का होता है ना, और जितने भी और मैमल्स होते हैं उन्हीं की तरह होता है। जैसे कि इनमें ऑटोसोम तो सेम ही रहते हैं और लिंग ऑटोसोम एक्स और वाई मतलब सेम वही होता है। और इनमें तो बेसिकली ऑप्शन आपका ठीक, मतलब मैंने सारी बात बता ही दी है आपको। एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम दोनों ही डिसाइड करते हैं हम ह्यूमंस की तरह ही होता है सब कुछ, तो डेफिनेटली सी बात है, क्योंकि हमें ऑटोसोम भी होते हैं 44 एंड देन क्रोमोसोम एक्स और वाई। ठीक है, तो वही सेम इनमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि अनुलेखन के बाद डीएनए अणु का क्या होता है? मतलब कि आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन द डीएनए मॉलिक्यूल डिसइंटीग्रेट हो जाता है, यानी कि नष्ट हो जाता है। मूव्स इनटू साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य में चला जाता है। रेप्लिकेट्स इटसेल्फ, यानी कि खुद ही द्विगुणित होता रहता है। या फिर रीएसोसिएट टू फॉर्म इट्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर, या फिर अपनी प्रारंभिक संरचना में वापस बदल जाता है। तो आरएनए से डीएनए का बनना इज कॉल्ड, आरएनए से कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से आरएनए बना उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, या फिर हिंदी में कहें तो अनुलेखन कहते हैं। ये सभी में होता है। यूकैरियोट्स में तो ये होगा न्यूक्लियस में, यूकैरियोट्स में होता है न्यूक्लियस में, और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें भी ट्रांसक्रिप्शन होता है, क्योंकि मैंने बैक्टीरिया पढ़ाया था आपको, उसमें मैंने 3 ही प्रोसेस कराए, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, सारी चीज़ें कराई हैं। आप देख रहे हैं, यदि आपने नहीं देखा है तो। यूकैरियोट्स में तो हो गए न्यूक्लियस में, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें होता है साइटोप्लाज्म में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है, तो बेसिकली अनुलेखन के बाद डीएनए का होता क्या है? अनुलेखन के बाद जो डीएनए है ये वापस से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, यानी कि जो रहता है डीएनए वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस से आ जाता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर
ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय, यानी कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है ये किसने दिया था? तो ये दिया था, सबसे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वॉटसन एंड क्रिक, क्योंकि रटे रटाई क्वेश्चन है ये, तो बहुत बेसिक सी बात है। वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल यही लगा के आना है हर हाल में यदि क्वेश्चन आता है तो, इसमें तो कोई समझाने वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंथेसिस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड, यानी कि डीएनए का संश्लेषण क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन या फिर एमिनेशन। ठीक है, तो डीएनए से जो उसकी प्रक्रिया होती है, डीएनए से आरएनए निर्माण की प्रक्रिया, डुप्लीकेशन, यानी कि डीएनए से डीएनए का ही बनना डुप्लीकेशन या फिर रेप्लिकेशन कहलाता है। इसमें बेसिकली होता क्या है, पॉलीमरेज वगैरह यूज होते हैं, तो आपका बिल्कुल ए ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड्स इन मैन इज, यानी कि मनुष्य में आवश्यक अमीनो अम्ल जो हैं वो कितने होते हैं, यानी कि जो मनुष्य को चाहिए होते हैं वो कितनी संख्या होती है उनकी? तो मनुष्य में टोटल 10 अमीनो अम्ल ऐसे हैं जो कि आवश्यक होते हैं, जो शरीर में नहीं बनते। इनको बेसिकली डाइट में शामिल करना होता है, बाहर से लेने पड़ते हैं अपनी डाइट के अकॉर्डिंग, वो हमारी बॉडी प्रोडक्शन नहीं होता है इनका। तो टोटल 10 होते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, which of these amino acids must be present in the diet, यानी कि कौन सा अमीनो अम्ल ऐसा जो कि भोजन में हर हाल में प्रेजेंट होना ही चाहिए, इवन नहीं हो तो डिजीज होने लगती है। वेलिन है, ग्लाइसिन है, एलानिन है या फिर सीरीन है। तो इनमें से जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ए, जो वेलिन है अमीनो अम्ल, ये हर हाल में हमारी डाइट में शामिल होना चाहिए। इसके साथ ल्यूसिन भी है, ट्रिप्टोफैन भी है, कई सारे अदर अमीनो एसिड हैं जो कि मैंडेटरी है डाइट में शामिल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर इवोल्यूशनरी सक्सेस म्यूटेशन मस्ट अकर इन, यानी कि ये हमसे कहना चाह रहे हैं कि जो जैव विकास होता है उसके लिए उत्परिवर्तन करना चाहिए किसके थ्रू? जर्म प्लास डीएनए, जर्म प्लास आरएनए, सोमैटिक आरएनए फिर सोमैटिक डीएनए। देखो जर्म प्लास थ्योरी जो है उसके अनुसार होता क्या है कि जो जीव शरीर में दो तरह के प्लाज्म होते हैं, यानी कि द्रव्य होते हैं। एक तो होते हैं जर्म प्लाज्म और एक होते हैं सोमैटोप्लाज्म। ठीक है, जर्म प्लाज्म में जो होने वाले परिवर्तन होते हैं वो होते हैं डीएनए में चेंजेस जो आते हैं, इनके अकॉर्डिंग ये डीएनए में जो चेंजेस होते हैं यही अगली पीढ़ी में जाकर जैव विकास का आधार बनते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन ठीक हो जाएगा 14 का, दैट इज जर्म प्लास डीएनए। इसमें चेंजेस होगा तो इवोल्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज ए सेक्स लिंक डिसीज, बेसिकली जो कौन सा रोग है जो कि लिंग सहलग्न होता है? एल्बिनिज्म, जिसको कि हिंदी में रंजकहीनता बोलते हैं, बेरी जो कि विटामिन की कमी से होता है, कलर ब्लाइंडनेस वो यानी कि वर्णांधता, टाइलोसिस जिसको हिंदी में टाइलोसिस ही बोलते हैं। तो कौन सा रोग है जो कि लिंग सहलग्न होता है? तो देखो वर्णांधता जो है यानी कि कलर ब्लाइंडनेस एक लिंग सहलग्न, यानी कि इसको एक्स लिंग डिसीज भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसके जीन एक्स गुणसूत्र पर होते हैं। अब फीमेल्स में तो अप्रभावी रहता है क्योंकि उनमें एक्स क्रोमोसोम ही होते हैं, तो उन पर ये तो कुछ असर नहीं डालता, लेकिन ये जो वाई क्रोमोसोम पर इफेक्ट करता जाता है उसे डिजीज हो जाती है। उसमें क्या होता है बेसिकली इस डिसीज में कुछ जो रंग होते हैं उनमें विभेदन करना मुश्किल हो जाता है, जैसे कि लाल प्रोपेनिया कहते हैं, लाल रंग की वर्णांधता हो जाती है, किसी में ड्यूट्रोनोपिया यानी कि हरे रंग की वर्णांधता हो जाती है, किसी में ट्राइटेनोपिया यानी कि नीले रंग की वर्णांधता हो जाती है। तो बेसिकली कलर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है डिसीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टी.एच. मॉर्गन कॉइन्ड द टर्म, जो टी.एच. मॉर्गन है इन्होंने कौन सा टर्म दिया था? माइटोसिस, मियोसिस, लिंकेज या फिर नन ऑफ द अबव। तो टी.एच. मॉर्गन ने लिंकेज टर्म को कॉइन किया था, नोट कर लेना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ऑन्कोजीन, निम्न में से कौन से ऑन्कोजीन के नाम से जाने जाते हैं? प्रमोटर जीन, जंपिंग जीन, इंड्यूसर जीन या फिर कैंसर कॉजिंग जीन। ठीक है, तो अभी नोट करना है कि जो कैंसर क्रिएट करने वाले जीन्स होते हैं, जो कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन हैं, उनको ऑन्कोजीन के नाम से जाना जाता है। बेसिकली देखो जो नॉर्मल सेल होती हैं वही कैंसर सेल में डेवलप हो जाती हैं। जो नॉर्मल सेल का कैंसर के सेल में रूपांतरित होना ही एक प्रोसेस कहलाता है, जिसको हम कार्सिनोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है, देखो हम कहते हैं ना कैंसर की सेल दिन रात डेवलप होती रहती है, बहुत जल्दी से फैलता है ये। तो जल्दी से फैलने का पता रीज़न क्या है कि इसकी जो सेल होती है सूत्री विभाजन होता है, सूत्री विभाजन समझ रहे हो? सूत्री विभाजन वो भी एक अनियंत्रित यानी कि अनकंट्रोल लेवल पर होता है, दिन रात बहुत मतलब एक स्पीड ही नहीं होती, कुछ अनलिमिटेड तरीके से ग्रो करते हैं उनकी सेल्स जो होती है, इसलिए पूरी बॉडी में फैल जाती है। तो कैंसर कॉजिंग डिजीज दैट इज ऑन्कोजीन के नाम से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, हमसे पूछा गया है वन जीन वन एंजाइम थ्योरी वाज हाइपोथेसिस जो है किसने प्रपोज की थी? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जेकोब एंड मोनोड ने, बीडल एंड टेटम ने, लीडरबर्ग एंड लीडरबर्ग ने,
या फिर ल्यूरिया एंड डेलबर्ग ने। तो सुनो मेरी बात, इसमें होता क्या है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत जो है ये बीडल और टेटम ने दिया था, यानी कि बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसमें देखो होता क्या है, इन्होंने बीडल और टेटम ने क्या किया था, एक फंजाई होती है न्यूरोस्पोरा, ठीक है, न्यूरोस्पोरा जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है, हमें करना भी है। न्यूरोस्पोरा एक कवक है, उस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि भाई जो एक जीन होता है ये एक ही एंजाइम में निर्माण करता है, हर एक जीन सिर्फ एक ही एंजाइम में निर्माण कर सकता है। बाद में इसे बहुत ही ज़्यादा सिंथेसाइज किया गया, अलग अलग थ्योरी आई, लेकिन बेसिक सी बात ये कि बीडल एंड टेटम ने किया, न्यूरोस्पोरा फंजाई पर किया। किसके लिए किया, एक जीन एक एंजाइम प्रोड्यूस कर सकता है सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिमिलरिटी बिटवीन डीएनए एंड आरएनए इज दैट बहुत, मतलब कि डीएनए और आरएनए में एक समानता है, वो क्या है, ये दोनों डबल स्टैंडर्ड होते हैं, हैव सिमिलर शुगर्स होता है, आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, या फिर हैव सिमिलर पिरिमिडीन्स। होता क्या है कि जो डीएनए और आरएनए में सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। डीएनए और आरएनए दोनों ही न्यूक्लिक अम्ल हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर हैं। ये कई सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन बेस, पेंटोज, शुगर, फॉस्फेट, तो ये उन्हीं के पॉलीमर होते हैं। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो हमारे ग्रिफिथ हैं, स्पेलिंग गलत देखिएगा, इसको सही कर लेना, GRIFFITH होती है, टाइपिंग एरर हो गया। डिप्लोकोकस न्यूमोनिया पर ग्रिफिथ के परीक्षण ने क्या दर्शाया, ग्रिफिथ ने बेसिकली किस चीज़ की पता लगाया था एक्सपेरिमेंट करने के बाद, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, रेप्लिकेशन, कंजुगेशन, ये सारे प्रोसेस बैक्टीरिया में करा चुके हूँ। यदि आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप पूरा बैक्टीरिया वाला सेशन ले सकते हैं, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है, अपलोडेड है प्लेलिस्ट में, आप वहाँ जाकर देख लेना। तो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट में एक जीन पुनर्संयोजक विधि बताई, जिसको हिंदी में रूपांतरण कहते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट एक बैक्टीरिया पर किया था, बैक्टीरिया कौन सा था, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे सेशन खत्म होता है। टॉप 20 क्वेश्चन जो कि जेनेटिक्स में हर बार पूछे जाते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, उसी के साथ मैंने कोशिश की कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, एक्सप्लेनेशन की है अच्छे से, आपको समझ में आए, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सेशन था। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय।